हेलो दोस्तों, मेरा नाम है AK और स्वागत है आपका द चिंतक में। तो आखिरी की वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि कलाम साहब एयरफोर्स में ज्वाइन नहीं हो पाए थे, जिनके बाद वो काफ़ी निराश हो जाते हैं, काफ़ी उदास हो जाते हैं, जिसके बाद वो आश्रम जाते हैं और आश्रम में उनकी भेंट एक स्वामी जी से होती है। स्वामी जी से बात करने के बाद कलाम साहब को काफ़ी अच्छा महसूस होता है। उसके बाद से कहानी यहाँ आगे बढ़ेगी। मेरा सुझाव ये है कि आप हेडफोन्स लगा लें अच्छे अनुभव के लिए। तो शुरू करते हैं। कलाम साहब आगे कहते हैं कि जब शिष्य तैयार हो जाता है तो गुरु खुद सामने आ जाता है। यह बात कितनी सच है। यह एक ऐसे गुरु मिले जिन्होंने उस छात्र को सही रास्ता दिखाया जो लगभग भटक ही गया था। स्वामी जी ने कहा, अपने भाग्य को स्वीकार करो और जिंदगी में आगे बढ़ो। तुम्हारी किस्मत में वायुसेना का पायलट बनना नहीं लिखा है। तुम्हें क्या बनना है यह अभी नहीं बताया जाएगा, लेकिन वह पहले से तय है। यह असफलता को भूल जाओ, क्योंकि यही तुम्हें तुम्हारे तय रास्ते पर लाने के लिए जरूरी थी। अपने जीवन के असली उद्देश्य को खोजो। खुद से एक हो जाओ मेरे बेटे। खुद को भगवान की इच्छा के हवाले कर दो। आगे कलाम साहब कहते हैं कि मैं दिल्ली लौट आया और DTDNP में अपने इंटरव्यू का नतीजा पूछा। जवाब में मुझे अपॉइंटमेंट लेटर थमा दिया गया। अगले ही दिन मैंने सीनियर साइंटिस्ट असिस्टेंट के तौर पर एक ज्वाइन कर लिया। मेरी शुरुआत तनख्वाह 250 रुपये थी। मैंने मन ही मन सोचा, अगर यही मेरी किस्मत है तो ठीक है। अब मन को शांति मिल गई थी। एयरफोर्स में ना जा पाने का कोई गुस्सा या कड़वाहट बाकी नहीं रही थी। यह सब 1958 की बात है। डायरेक्टर में मेरी पोस्टिंग टेक्निकल सेंटर में हुई। अगर मैं खुद जहाज नहीं उड़ा रहा था तो कम से कम उन्हें उड़ाने लायक बनाने में मदद तो कर रहा था। पहले ही साल मुझे सुपरसोनिक टारगेट एयरक्राफ्ट के डिज़ाइन का काम मिला। ऑफिसर इंचार्ज R वरदराजन की मदद से यह काम किया और डायरेक्टर डॉक्टर नीलकंठन से तारीफ भी मिली। एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस का असली अनुभव लेने के लिए मुझे कानपुर के एयरक्राफ्ट एंड आर्मामेंट टेस्टिंग यूनिट ANATU में भेजा गया। वहाँ उस समय ग्नैट मार्क 1 विमान का ट्रॉपिकल इवैल्यूएशन हो रहा था। मैंने उसके ऑपरेशन सिस्टम की परफॉर्मेंस जांच में हिस्सा लिया। उन दिनों भी कानपुर बहुत भीड़ भाड़ वाला शहर था। यह पहली औद्योगिक शहर में रहने की अनुभव था मेरे लिए। ठंडा मौसम, भीड़ और शोर, धुआं, सब कुछ रामेश्वरम से बिल्कुल उल्टा था। मुझे तो खाने की मेज पर हर वक्त आलू देखकर बहुत परेशानी होती थी, नाश्ते से लेकर रात के खाने तक। मुझे ऐसा लगता था कि जैसे पूरे शहर में अकेलापन फैला हो। सड़क पर दिखने वाले लोग अपने गांव छोड़कर फैक्ट्री में काम की तलाश में आए थे, मिट्टी की खुशबू और परिवार की सुरक्षा पीछे छोड़कर। दिल्ली लौटने पर पता चला कि DTDNP में डार्ट टारगेट का डिज़ाइन शुरू हो गया है और मुझे भी टीम में शामिल किया गया है। यह काम मैंने बाकी साथियों के साथ पूरा किया। इसके बाद मैंने ह्यूमन सेंट्रीफ्यूज पर एक शुरुआती डिज़ाइन स्टडी की। फिर वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग प्लेटफॉर्म की डिज़ाइन और डेवलपमेंट किया। मैं हॉट कॉकपिट के निर्माण से भी जुड़ा रहा। देखते देखते 3 साल निकल गए। फिर बेंगलुरु में एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ADE बना और मेरी पोस्टिंग वहां हो गई। बेंगलुरु कानपुर से बिल्कुल उल्टा था। सच कहूं तो मुझे लगता है कि हमारा देश लोगों के चरित्र में अजीब तरह के विरोधाभास पैदा करता है। शायद इसलिए कि भारत सदियों से अलग अलग जगहों से आए लोगों का देश रहा। अलग अलग शासकों के प्रति वफादारी ने हमें किसी एक चीज के प्रति पूरी तरह समर्पित होने नहीं दिया।
हम एक साथ दयालु भी हैं और क्रूर भी, संवेदनशील भी हैं और बेरुखे भी, गहरे भी हैं और हल्के भी। बाहर से हम रंग बिरंगे और सुंदर दिखते हैं, लेकिन गहराई से देखें तो हम अपने पुराने शासकों की नकल भरे हैं। कानपुर में मैंने पान चबाते हुए वाजिद अली शाह की नकल देखी और बेंगलुरु में कुत्ते घुमाते साहब। यहाँ भी मुझे रामेश्वरम की शांति और गहराई की याद आती थी। हमारे शहरों ने भारतीय दिल और दिमाग के बीच का रिश्ता कमजोर कर दिया है। शाम को मैं बेंगलुरु के बगीचे और शॉपिंग प्लाजा में घूमता रहता। ADE शुरुआती साल में काम बहुत कम था। मुझे खुद ही अपने लिए काम ढूंढना पड़ता था, जब तक धीरे धीरे रफ्तार नहीं बनी। मेरे ग्राउंड हैंडलिंग इक्विपमेंट पर किए गए शुरुआती अध्ययन के आधार पर एक प्रोजेक्ट टीम बनाई गई, एक स्वदेशी होवरक्राफ्ट प्रोटोटाइप बनाने के लिए। टीम बहुत छोटी थी, 4 साइंटिफिक असिस्टेंट। ADE के डायरेक्टर डॉक्टर OP मेदिरत्ता ने मुझे टीम लीडर बनाया। हमें 3 साल का समय दिया गया था। इस प्रोजेक्ट में हमारी कुल क्षमता से कहीं बड़ा था। किसी को मशीन बनाने का अनुभव नहीं था, उड़ने वाली मशीन तो दूर भी बात है। शुरू करने के लिए न डिज़ाइन थे न स्टैंडर्ड पोस्ट, बस इतना पता था कि हमें एक सफल हवा में उड़ने वाली मशीन बनानी है। हमने जितना साहित्य पढ़ा, लेकिन जानकारी बहुत कम थी। जानकार लोगों से मिलने की कोशिश की, पर कोई मिला ही नहीं। एक दिन मैंने तय किया कि जो भी थोड़ी बहुत जानकारी और साधन है, उन्हीं से आगे बढ़ना है। बिना पंखों की हल्की और तेज मशीन बनाने की इस कोशिश ने मेरी सोच के दरवाजों खोल दिए। मुझे होवरक्राफ्ट और हवाई जहाज के बीच एक प्रतीकात्मक रिश्ता दिखा। आखिर राइट ब्रदर्स ने भी 7 साल साइकिल ठीक करने के बाद पहला हवाई जहाज बनाया था। इस प्रोजेक्ट में मुझे सीखने और आगे बढ़ने के बड़े मौके दिखे। कुछ महीनों की ड्राइंग के बाद हम सीधे हार्डवेयर बनाने में लग गए। मेरे जैसे पृष्ठभूमि वाले लोग, गांव या छोटे शहर से आए मध्यम वर्ग के कम पढ़े लिखे माता पिता वाले, अक्सर किसी कोने में सिमटकर बस जिंदगी काटते रहते हैं, जब तक कोई बड़ा मौका उन्हें आगे न धकेल दे। मुझे पता था कि मुझे अपने मौका खुद बनाना होगा। एक एक पार्ट, एक एक सिस्टम, एक एक स्टेज पर काम आगे बढ़ाता गया। इस प्रोजेक्ट पर काम करते करते मैंने सीखा कि जब दिमाग एक नए स्तर तक पहुंच जाता है तो वह भी फिर कभी पीछे नहीं लौटता। उस समय V.K. कृष्णा मेनन रक्षा मंत्री थे। उन्हें हमारे छोटे से प्रोजेक्ट में गहरी दिलचस्पी थी। वे इसे भारत के स्वदेशी रक्षा उपकरण विकास की शुरुआत मानते थे। जब भी वे बेंगलुरु आते, हमारे काम की प्रगति जरूर देखते। हम पर उनका भरोसा हमारे जोश को और बढ़ा देता था। मैं असेंबली शॉप में अपने बाकी सारे तनाव बाहर छोड़कर घुसता था, बिल्कुल वैसे ही जैसे मेरे पिता नमाज के लिए मस्जिद में जूते बाहर छोड़ दिया करते थे। अब इसके बागे की कहानी इसके अगले पार्ट में बढ़ाई जाएगी। अब समय की तंगी को देखते हुए इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, पर यह कहानी आगे इसी तरह जारी रहेगी। अगले दिन फिर मिलते हैं और इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तब तक के लिए आप इस वीडियो के साथ बने रहें। आगे हम लोग और भी बातें करेंगे कल। तब तक के लिए गुड बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर दें।